नवंबर 1999 लाहौर की सदरात दिल्ली जंग के ऑफिस के अंदर टाइपिस्ट की आवाज़ें गूंज रही थी। फोन्स लगातार बज रहे थे और रिपोर्टर्स अगले दिन की हेडलाइंस फाइनलाइज कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक छोटा सा ब्राउन एनवेलप ऑफिस में पहुंचता है। कोई सेंडर नेम नहीं, कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं, बस ऊपर लिखा था अर्जेंट, रीड केयरफुली। उस लेटर में नईम हाशमी को एड्रेस किया था, जो उस वक्त दिल्ली जंग न्यूज़पेपर के चीफ न्यूज़ एडिटर थे। शुरुआत में किसी ने ज़्यादा अटेंशन नहीं दी। पाकिस्तान के बड़े न्यूज़पेपर ऑफिसेस में रोज़ ऐसे एनोमिनस लेटर्स आते हैं, लेकिन जब एनवेलप खोला गया तो रूम की हवा बदल गई। अंदर एक हैंड रिटन लेटर था और लेटर की पहली लाइन पढ़ते ही रिपोर्टर के हाथ कांप गए। मैंने 100 बच्चों को मार दिया है। कुछ सेकंड तक न्यूज़ रूम में साइलेंस छा गया। किसी को समझ नहीं आया ये सिक जोक है या कोई प्रैंक या फिर सच। लेकिन अगले कुछ पेजेस पढ़ने के बाद सबके चेहरों का रंग उठ चुका था, क्योंकि उस लेटर में सिर्फ कन्फेशन नहीं था, उसमें ऐसी डिटेल्स थी जो सिर्फ किलर ही जान सकता था। और सबसे डरावनी बात, लेटर के आखिरी में एक नाम लिखा था, जावेद इकबाल। उस रात पाकिस्तान अननोइंगली अपनी हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग ट्रू क्राइम नाइटमेयर में एंटर करने वाला था। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को अभी ये नहीं पता था कि ये लेटर पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग क्राइम सीन्स तक ले जाने वाला है। अगर कोई पहली बार जावेद इकबाल को देखता तो शायद कभी इमेजिन भी नहीं करता कि ये आदमी साउथ एशिया के सबसे इनफेमस सीरियल किलर केसेस में से एक बन जाएगा। हिज फेस वॉज नॉट स्केरी, नॉट ईदर वायलेंट अपीयरेंस, बस एक ऑर्डिनरी मिडल एज्ड आदमी। ही वॉज क्वाइट रिजर्व्ड और सोशली ऑकवर्ड. He used to roam around the streets of Lahore like a quite normal person. पड़ोसियों के अनुसार वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता था, लेकिन डेंजरस भी नहीं लगता था। यही चीज़ बाद में लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली थी, क्योंकि हिस्ट्री में कई सीरियल किलर्स की तरह उसका असली चेहरा बाहर से दिखाई नहीं देता था। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि कई बार मॉन्स्टर्स स्केरी दिखते ही नहीं। जावेद बाद में दावा करता है कि उसका चाइल्डहुड अब्यूजिव था। उसके अनुसार हिज फादर वाज क्वाइट स्ट्रिक्ट, इतना स्ट्रिक्ट कि छोटी गलतियों पर ब्रूटल पनिशमेंट्स मिलती थी। अ इंसिडेंट ऑफ्टन गेट्स डिस्कस्ड। कहा जाता है कि बचपन में उसे उल्टा लटकाकर पनिश किया गया था। सच्चाई कितनी थी ये पूरी तरह वेरीफाई नहीं हो पाया, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने बाद में स्पेकुलेट किया कि शायद ह्यूमिलिएशन, एंगर और इमोशनल आइसोलेशन उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बड़ा फैक्टर बने। धीरे धीरे वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड होता गया, लोगों से दूर, सोसाइटी से दूर, रियलिटी से भी दूर। लेकिन उस समय किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसके अंदर क्या बिल्ड हो रहा है। 1999 पाकिस्तान पहले से ही क्राइम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहा था। इसी दौरान एक चाइल्ड अब्यूज़ केस नेशनल आउटरीच बन गया। उस केस में कई सस्पेक्ट्स उठाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद इकबाल भी ब्रीफली इन्वेस्टिगेशन में आया, बाद में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ बदल गया। कम से कम उसके क्लेम्स के अनुसार। उसने बाद में लिखा, मैं सोसाइटी से बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये था, किस बात का बदला और क्यों बच्चे? ये वही सवाल है जो आज तक लोगों को डिस्टर्ब करता है। और फिर लाहौर में बच्चे गायब होने शुरू हुए। शुरुआत धीरे धीरे हुई, इतनी धीरे कि किसी ने पैटर्न नोटिस नहीं किया। लाहौर की क्राउडेड स्ट्रीट्स में कई बच्चे रहते थे, कुछ होमलेस, कुछ घर से भागे हुए, कुछ गरीब फैमिली से। ऐसे बच्चे जो अक्सर सिस्टम की नज़रों से इनविजिबल हो जाते हैं। फिर एक बच्चा गायब हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये रहे कुछ नॉन विक्टिम्स। फैजल रजाक 9 years old, शकील हसन 13 years old, फराज खान, तस्लीम उल्लाह 14 years old, अब्दुल मजीद 16 years old, जिसान नाजिर 13 years old, एजाज मोहम्मद काका, दिलावर हुसैन 15 years old। पहले फैमिलीज को लगा शायद बच्चे घर छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा हॉरिफाइंग थी। अब सवाल आता है, जावेद अपने विक्टिम्स को कैसे मारता था? सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो उन्हें बेला फुसला के पहले अपने प्राइवेट रेसिडेंस पे ले जाता और फिर उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता और उन्हें आयरन की चेन से फांसी लगाकर मार डालता था।
उसके बाद जावेद उनके बॉडीज को काट के एक बड़े से इंडस्ट्रियल कंटेनर्स फिल्ड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जावेद बॉडीज को उनमें डिसॉल्व करता था ताकि एविडेंस मिट जाए। जावेद के घर में इन्वेस्टिगेटर को 100 बैग्स मिले जिसमें विक्टिम्स के कुछ सामान थे एज वेल एज अ डायरी एंड फोटोज डॉक्यूमेंटिंग ईच चाइल्ड। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज मर्डर नहीं थी, सबसे डिस्टर्बिंग थी प्लानिंग। और तब तक लाहौर सिटी को अंदाजा भी नहीं था कि एक सीरियल किलर एलिजेडली ऑलरेडी डजन्स ऑफ विक्टिम्स क्लेम कर चुका है। लेकिन लाहौर जैसे बड़े शहर में मिसिंग चिल्ड्रन केसेस अनकॉमन नहीं थे। फैमिलीज पुलिस स्टेशंस जाती, रिपोर्ट्स लिखवाई जाती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अक्सर स्लो पड़ जाती। कई पेरेंट्स गरीब थे, कुछ के पास इन्फ्लुएंस नहीं था, कुछ को सीरियसली लिया ही नहीं गया। और इसी बीच कहीं शहर के अंदर कोई साइलेंटली अपने विक्टिम्स काउंट कर रहा था। पुलिस रिपोर्ट्स और मीडिया इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जावेद एलिजेडली बच्चों को ल्योर करता था, कभी फूड देकर, कभी पैसों का प्रॉमिस करके, कभी जॉब का लालच देकर। वो वल्नरेबल बच्चों को पहचानता था, ऐसे बच्चे जिन्हें शायद कोई तुरंत सच भी ना करे। इस सोसाइटी की वीकेस्ट लेयर का एक्सप्लॉइटेशन था। यही वजह थी कि एक केस पेरेंट्स के लिए नाइटमेयर बन गया। फिर आया वो लोकेशन जो बाद में हॉरर सिंबल बन गया। एक ऑर्डिनरी सा हाउस, बाहर से नॉर्मल, अंदर से नाइटमेयर है। जब पुलिस बाद में वहां पहुंची तो रिपोर्ट्स के अनुसार वहां से कई डिस्टर्बिंग चीजें मिली। एसिड कंटेनर्स, चेन्स, क्लोथ्स, फोटोग्राफ्स, नोटबुक्स जिसमें जावेद ने अपने विक्टिम्स को डॉक्यूमेंट किया था, जैसे वो कैसा था, एज कितनी थी, कैसे मारा, ये सब कुछ। और चिल्ड्रंस बिलोंगिंग्स। पुलिस ऑफिसर्स बाद में बताते हैं उस हाउस का एटमॉस्फेयर आज भी उनके दिमाग से नहीं निकला। इन्वेस्टिगेटर्स रिपोर्टेडली शॉक्ड थे, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा शॉक बाकी था, क्योंकि जावेद का दावा सिर्फ मर्डर्स तक लिमिटेड नहीं था। उसने कहा उसने बॉडीज को एसिड में डिसॉल्व किया। उस समय फोरेंसिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, इसलिए हर क्लेम साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सका, लेकिन जितना मिला वो भी इनफ था पूरे देश को हिला देने के लिए। और यही से एक केस पूरे साउथ एशिया में हेडलाइंस बनने लगा। जर्नलिस्ट लेटर को बार बार पढ़ रहे थे, हर पैराग्राफ पिछले से ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। लेकिन अचानक एक लाइन ने सबको फ्रीज कर दिया। उसने लिखा, जब तक ये लेटर पढ़ा जाएगा मैं शायद जिंदा नहीं रहूँगा। अब ये सिर्फ मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रही, ये नेशन वाइड पैनिक बन चुकी थी। अब फियर सिर्फ मर्डर्स का नहीं था, अब फियर था क्या किलर अभी भी बाहर है, क्या वो एस्केप कर चुका है, क्या वो और मर्डर करेगा। पूरा पाकिस्तान पैनिक में था। टीवी चैनल्स नॉनस्टॉप कवरेज कर रहे थे, पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेला बाहर भेजना बंद कर रहे थे। और तब पुलिस फाइनली मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। पुलिस टीम्स मल्टीपल लोकेशंस पर रेड कर रही थी। मीडिया प्रेशर एक्सट्रीम था, हर घंटे हेडलाइंस बदल रही थी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी, किलर खुद मीडिया अटेंशन चाहता था। ये अनयूजुअल था। कई सीरियल किलर्स खुद को हाइड करते हैं, लेकिन जावेद चाहता था कि पूरी दुनिया उसका नाम जाने। लेकिन पुलिस को जल्दी एहसास हो गया कि एक किलर अटेंशन एंजॉय कर रहा था। उसके लेटर्स केयरफुली रिटन थे, जैसे वो खुद अपनी हॉरर स्टोरी डायरेक्ट कर रहा हो। साइकोलॉजिस्ट बाद में कहते हैं उसे सिर्फ मर्डर नहीं, पावर चाहिए थी, कंट्रोल चाहिए था, फियर चाहिए था। यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। जावेद इकबाल सामने आ गया। जावेद ने 30 दिसंबर 1999 को डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाकर खुद को सरेंडर किया। पूरे पाकिस्तान में ये न्यूज़ लाइटनिंग की तरफ फैली, क्योंकि कई लोग इमेजिन कर रहे थे कोई मॉन्स्टर जैसा आदमी मिलेगा, लेकिन सामने था एक ऑर्डिनरी लुकिंग आदमी। ही वॉज लुकिंग काम, कंट्रोल्ड, ऑलमोस्ट इमोशनलेस। उसकी इंटरोगेशन शुरू हुई और इंटरोगेशन रूम के अंदर वो अपने क्राइम्स के बारे में कैजुअल था। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार उसका काम बिहेवियर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उसने मर्डर्स एडमिट किए, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स आज भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उसके कई क्लेम्स इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो पाए। उसने कहा वो रिवेंज ले रहा था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं उसकी साइकोलॉजी उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट के अनुसार नार्सिसिज्म, रेज, ह्यूमिलिएशन, कंट्रोल ऑब्सेशन, मीडिया अटेंशन एडिक्शन उसके बिहेवियर में क्लियरली दिखाई दे रहे थे। वो चाहता था कि लोग उससे डरे।
जब पब्लिक को पता चला कि विक्टिम्स मोस्टली पोर चिल्ड्रन थे, एंगर एक्सप्लोड हो गया। लोगों ने अथॉरिटीज पर सवाल उठाए, इतने बच्चे गायब हुए और किसी ने पैटर्न क्यों नहीं देखा? पुलिस ने अर्लियर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या गरीब बच्चों की लाइफ्स कम इम्पोर्टेंट थी? अर्ली 2000 कोर्ट रूम पैक्ड था, मीडिया कैमरास बाहर खड़े थे, हर कोई एक झलक चाहता था उस आदमी की जिसने 100 मर्डर्स क्लेम किए। जब सेंटेंस सुनाया गया तो पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। He was sentenced in March 2000 to be strangled and cut into 100 pieces, matching the number of his victims. ये इंटरनेशनल हेडलाइंस बना। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिएक्शन दिया क्योंकि पनिशमेंट इटसेल्फ अनयूजुअली डिस्टर्बिंग थी, लेकिन पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा फ्यूरियस था। लोग चाहते थे कि उसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, लेकिन फिर एक और ट्विस्ट आया, ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे केस को और मिस्टीरियस बना दिया। एग्जीक्यूशन से पहले ही ऑन अक्टूबर 8, 2001 जावेद इकबाल अपनी जेल सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियली बोला गया कि जावेद ने सुसाइड कर ली और इसी मूवमेंट से कंस्पिरेसी थियरीज शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा वो खुद नहीं मरा, कुछ बोले अथॉरिटीज फुल ट्रूथ बाहर नहीं आने देना चाहती थी, कुछ ने कंस्पिरेसी थियरीज बनाई, लेकिन डेफिनेटिव प्रूफ कभी सामने नहीं आया। और शायद यही रीज़न है कि एक केस आज भी लोगों को फैसिनेट करता है। लेकिन डेकेड्स बाद भी कई सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। एक केस खत्म नहीं हुआ क्योंकि सवाल अभी भी जिंदा है। क्या सच में 100 विक्टिम्स थे? क्या वो अकेला था? क्या अथॉरिटीज अर्लियर स्टॉप कर सकती थी? क्या उसके कन्फेशन एग्जैजरेटेड थे? क्या उसकी डेथ वास्तव में सुसाइड थी? और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, अगर विक्टिम्स गरीब बच्चे ना होते तो क्या इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू हो जाती? जब मैं इस पूरी कहानी को दोबारा देखता हूँ तो रूह कांप जाती है। एक इंसान जो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था कैसे इतनी नफरत और अंधेरे को अपने अंदर पाल सकता है। साइकोलॉजिकली देखे तो जावेद इकबाल का केस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेज का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उसके अंदर बदले की आग थी। उसने कहा कि वो सिस्टम और सोसाइटी से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका शिकार कौन बने? वो मासूम बच्चे जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अक्सर ऐसे अपराधी अपने पावरलेस यानी बेबसी को कंट्रोल में बदलने के लिए सबसे कमज़ोर कड़ी को चुनते हैं। अटेंशन सीकिंग उसका सरेंडर करने का तरीका और अखबार को लेटर लिखना बताता है कि उसे सिर्फ खून करने में दिलचस्पी नहीं थी, उसे फेमस होने की भूख थी। वो चाहता था कि दुनिया उसे याद रखे, चाहे वो खौफ की वजह से ही क्यों ना हो। लाइक एंड सब्सक्राइब।